हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे हमारे चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का लास्ट पार्ट, दैट इज़ द फोर्थ पार्ट, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स. हैव यू ऑब्जर्व काउज, बफेलोज एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स च्यूइंग कंटिन्यूसली इवन व्हेन they are not eating? Actually, they quickly swallow the grass and store it in a part of the stomach called rumen. Here the food gets partially digested and is called curd. But later the curd returns to the mouth in small lumps and the animal chews it. This process is called rumination and these animals are called ruminants. तो जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, ऐसे एनिमल्स जो ग्रास पे डिपेंडेंट होते हैं सिर्फ अपने खाने के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए, उनमें डाइजेशन का प्रोसेस कैसा होता है. तो आपने अगर कभी ऑब्ज़र्व किया हो काउस को, बफेलोस को, तो आपने ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब वो खाना नहीं भी खा रहे होते तब भी वो अपना मुंह चला रहे होते, जैसा कि वो खाना चबा रहे हों. इसको बोलते हैं जुगाली करना हिंदी में. तो वो ऐसे क्यों जुगाली करते रहते, क्यों कंटिन्यूसली वो अपना मुंह चलाते रहते हैं? तो क्या होता है, जब वो खाना खाते हैं, दैट इज़ जब वो ग्रास खाते हैं, उनके माउथ से अंदर जाती है, तो उनके स्टमक में एक पार्ट होता है र्यूमन. वो ग्रास जो है वो वहाँ जाती है और वहाँ पर वो पार्शियली डाइजेस्ट होती है. ग्रास जो है वो डायरेक्टली कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं हो पाती है, तो वो पार्शियली डाइजेस्ट होती है और वो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को बोला जाता है कर्ड. और फिर धीरे धीरे बाद में ये कर्ड जो है थोड़ा थोड़ा करके उनके माउथ में वापस आता है, फिर उसको वो वापस च्यू करते हैं और फिर उनका खाना जो है वो स्टमक में जाता है और वो डाइजेस्ट होता है. इस प्रोसेस को मतलब पहले एक बार खाना अंदर जाना, फिर उसका कर्ड में कन्वर्ट होना, फिर वापस माउथ में आना, च्यू होना और फिर उसके बाद प्रोसेस होना, इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है र्यूमिनेशन. और जिन एनिमल्स में ये होता है, काउस, बफेलोस, उनको बोला जाता है र्यूमिनेंट्स. The grass is rich in cellulose, a type of carbohydrate. In ruminants like cattle, deer, etc., bacteria present in rumen helps in digestion of cellulose. Many animals, including humans, cannot digest cellulose. तो क्या होता है, ग्रास में एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है जिसको हम बोलते हैं सेल्यूलोस, और वो सेल्यूलोस जो है वो बहुत सारे एनिमल्स उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते, ह्यूमन बींग्स भी उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते. तो ये जो रूमिनेंट्स होते हैं ये ग्रास पे ही डिपेंडेंट होते हैं, उनको ये सेल्यूलोस को डाइजेस्ट करना ही होता है. तो क्या होता है कि र्यूमन जो उनके स्टमक का एक पार्ट है र्यूमन, उसमें वो कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं. वो सेल्यूलोस को ब्रेक कर सकते हैं सिंपलर फॉर्म में. तो इसीलिए उसका र्यूमन में जाना और फिर उसके बाद वो वापस से वो प्रोसेस होना बहुत ज़रूरी होता है. Animals like horses, rabbits, etc. have a large sac-like structure called cecum between the esophagus and the small intestine. The cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in humans. अब कुछ एनिमल्स जैसे हॉर्स है, रैबिट है, इनमें क्या होता है, एक लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि इनके एसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है. और इस सैक लाइक स्ट्रक्चर में इनका डाइजेशन का प्रोसेस होता है. इस सैक लाइक स्ट्रक्चर में एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो कि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. So far you have learnt about animals which possess the digestive system, but there are many small organisms which do not have a mouth and a digestive system. Then how do they acquire and digest food? In the section below you will learn another interesting way of a food intake. अब ये तो हमने पढ़ा एनिमल्स के बारे में जिनमें एक प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वो अपना खाना माउथ से लेते हैं और फिर एक डाइजेस्टिव सिस्टम में उनका खाना जो है वो डाइजेस्ट होता है. लेकिन कुछ ऐसे स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास सेपरेट डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है. तो उनमें कैसे होता है डाइजेशन का प्रोसेस, ये हम देखेंगे. फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा. Amoeba is a microscopic single-celled organism found in pond water. Amoeba has a cell membrane, a rounded, dense nucleus, and many small bubble-like vacuoles in its cytoplasm. Amoeba constantly changes its shape and position. It pushes out one or more finger-like projections called pseudopodia or false feet for movement and capture of food. अब अमीबा जो है एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, दैट इज़ ये एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है जो जनरली पॉन्ड वाटर में पाया जाता है.
अमीबा जो होता है वो सिंगल सेल होता है, उसके सेल मेम्ब्रेन होता है, ये जो आपको आउटर ये लाइनिंग दिख रही है ये इसकी सेल मेम्ब्रेन होती है, और उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है बड़ा सा, और ये जो आपको दिख रहे हैं ब्लैक स्पॉट्स ये हैं वैक्यूल्स, ये बबल लाइक वैक्यूल्स होते हैं, और ये बाकी जो होता है ये होता है साइटोप्लाज्म। और अमीबा जो है वो कॉन्स्टेंटली अपना शेप जो है वो चेंज कर सकता है, वो जैसे चाहे अपना शेप चेंज कर सकता है। जैसे आपको ये दिख रहा है कि अभी ये अमीबा जो है इसका शेप कुछ ऐसा है, ये अमीबा जो है ये राउंड हो जाता है कई बार, और ये अमीबा जो चाहे वो शेप में जा सकता है। तो ये जो आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहे हैं, ये अलग से एक उंगली जैसी सी निकली हुई है, ये क्या है, इसको बोलते हैं सीडोपोडिया या फॉल्स फीट। ये अपने मन मर्जी से इसका ये सीडोपोडिया बन जाता है, और जब नहीं चाहिए तो ये वापस राउंड हो सकता है। तो ये इसको जब भी कुछ मूवमेंट करना होता है या इसको फूड चाहिए होता है तो ये एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकालता है बाहर, और इसके थ्रू वो अपना मूवमेंट भी कर सकता है, और इसके ही थ्रू वो फूड भी कैप्चर कर सकता है। Amoeba feeds on some microscopic organisms. When it sends food, it pushes out pseudopodia around the food article and engulfs it. The food becomes trapped in a food vacuole. तो अमीबा जो है वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को ही खाता है, और जब भी इसको लगता है कि इसका खाना इसके आसपास है तो ये क्या करता है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बाहर निकालता है, दैट इज़ ये सीडोपोडिया को बाहर निकालता है, और फिर ये सीडोपोडिया जो है ये इस फूड को कैप्चर कर लेता है, मतलब ये फूड पार्टिकल जो है इसके अंदर ट्रैप हो जाता है और ये बंद हो जाता है यहाँ से, और ये फूड पार्टिकल जो है ये जो वैक्यूल्स हैं, बबल्स हैं, फूड वैक्यूल्स, वो इसमें आ जाता है। Digestive juices are secreted into the food vacuole. They act on the food and break it down into simpler substances. Gradually, the digested food is absorbed. The absorbed substances are used for growth, maintenance, and multiplication. The undigested residue of food is expelled outside by the vacuole. तो ये डाइजेस्टिव जूसेस जब सीक्रेट होते हैं फूड वैक्यूल में, फूड हमने देखा कि फूड जो है वो फूड वैक्यूल में ट्रैप हो जाता है, और फूड वैक्यूल में डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होते हैं जो कि फूड को ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर सब्सटेंस में, कॉम्प्लेक्स से सिंपलर सब्सटेंस में उसको ब्रेक डाउन करते हैं, और फिर धीरे धीरे जो उन्होंने ब्रेक डाउन किया और फिर उसके बाद न्यूट्रिशन जो है उसको उसकी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, और फिर ये न्यूट्रिशन जो है ये हेल्प करता है उसको ग्रो करने में, अपनी बॉडी को मेंटेन करने में, या मल्टीप्लिकेशन में। अमीबा जो है वो मल्टीप्लाई होता है, 1 से 2, 2 से 4 हो जाते हैं, तो वो मल्टीप्लिकेशन में हेल्प करता है। और बाकी जो अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू होता है वो फूड वैक्यूल के थ्रू वो बाहर फेंक दिया जाता है। The basic process of digestion of food and release of energy is the same in all animals. In a later chapter, you will learn about the transport of food absorbed by the intestine or to the various parts of the body. और जो बेसिक प्रोसेस होता है कि खाने को डाइजेस्ट करने का, दैट इज़ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करना, और फिर उससे उसको एब्जॉर्ब करके उससे एनर्जी लेके बॉडी ग्रो करती है, मेंटेन करती है, रिपेयर करती है अपने आप को। तो ये सब चीज़ें जो है सारे एनिमल्स में कॉमन होती है, उनका प्रोसेस सबका अलग अलग होता है। अब आगे के चैप्टर्स में हम और देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ये जो फूड एब्जॉर्ब कर लिया इंटेस्टाइन ने या बॉडी ने, तो ये दूसरे पार्ट्स तक कैसे जाता है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक कैसे जाता है। So this was the last part of our chapter, nutrition and animals. I hope you understood it. If you have any doubt or query, you can ask me in the comment box below. Also check the description box for the links to other chapters and other parts of this chapter. Thank you everyone.